स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल समथिंग न्यू पर। आज हम एनसीईआरटी सीरीज में पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी चैप्टर 2 जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या पदार्थ शुद्ध होते हैं, क्या सभी पदार्थ शुद्ध हैं। सेकेंड पॉइंट हम पढ़ेंगे मिश्रण क्या होता है, मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे विलयन क्या होता है, विलयन के गुणों के बारे में जानेंगे। निलंबन क्या होता है, उसके गुणों के बारे में जानेंगे। कोलाइडल विलयन क्या होता है, उसके गुणधर्म के बारे में जानेंगे। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण के बारे में जानेंगे। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, यौगिक के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर के एंड में हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या सीखा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल, जल या जूस शुद्ध है? क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। मतलब दूध हमारे हिसाब से तो हो जाता है शुद्ध, लेकिन वैज्ञानिकों के हिसाब से देखा जाए उनके अकॉर्डिंग दूध शुद्ध नहीं है। इसमें जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण होता है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। मिट्टी भी मिश्रण है, खनिज भी मिश्रण है, ये सब शुद्ध नहीं है। मिश्रण क्या होता है, अब हम जानेंगे मिश्रण होता क्या है। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। चीनी शुद्ध क्यों है? क्योंकि इसके जो कण हैं एक ही अवयव से मिलकर बने होते, इसमें मिश्रण नहीं होता है सबका, वो इसलिए शुद्ध माना गया है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है मिश्रण के प्रकार। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। यहाँ एक्टिविटी 2.1 दी गई है, इसको देख लेते हैं। कक्षा को अ, ब, स और द समूहों में बांटे। एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट CuSO4 चूर्ण हो, समूह अ को दें। समूह ब को एक बीकर में 50 ml जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण दें। देखो, इनको पहले वाले को यहाँ पे इन्होंने दिया था 1 चम्मच कॉपर सल्फेट और दूसरे वाले को दिया है ब को 2 चम्मच कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है आगे, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक समूह स और द को दें। मतलब इनमें से कोई दें। दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दें, मतलब अलग अलग दें। अब पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। उनके रंग और बनावट के आधार पर रिपोर्ट तैयार करें। समूह अ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। मतलब अ को हमने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया था, ब को 2 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया है, दोनों ही बनावट समान होंगे। इस तरह के मिश्रण को हम सामांगी मिश्रण कहते हैं अथवा विलयन कहते हैं। विलयन क्या होता है? विलयन सामांगी मिश्रण ही होता है। आगे हम पढ़ेंगे विलयन के बारे में।
इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं जल में नमक, जल में चीनी। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि समूहों के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है, क्योंकि आ को हमने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया था और बा को 2 चम्मच कॉपर सल्फेट, और बा में कॉपर सल्फेट की सांद्रता ऑब्वियस है कि ज़्यादा होगी क्योंकि उसके पास 2 चम्मच है सब कॉपर सल्फेट। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हैं। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं, क्योंकि सा को अलग दिया है, द को अलग दिया गया है। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं, क्योंकि उनका मिश्रण समान नहीं होगा, वो मिलेंगे ही नहीं, वो अलग अलग ही रह जाएंगे। इसलिए आगे है एक्टिविटी, यहाँ 2.2 दी गई है, इसको देख लेते हैं। आइए पुनः कक्षा को 4 समूहों अ, ब, स और द में बांटे। प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए नमूने में से एक दें। समूह अ को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दें। ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दे। समूह स को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा दे। समूह द को दूध या स्याही की कुछ बूंद दें। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और इनको सामने से देखें। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है? अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। क्या मिश्रण स्थिर है या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं? मिश्रण को छान लें। क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचता है? कक्षा में परिणामों पर चर्चा करें। इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयास करें। समूह अ और ब एक विलयन प्राप्त करते हैं। क्यों? समूह अ और ब को क्या दिया गया था? दिया गया था कॉपर सल्फेट। समूह अ को कॉपर सल्फेट और समूह ब को भी 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया गया था, इसलिए इन दोनों को कौन सा विलयन प्राप्त हुआ है? दोनों को क्या प्राप्त हुआ? विलयन प्राप्त हुआ है, जो कि समांगी मिश्रण ही होता है। समूह स को एक निलंबन प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि इनको हमने चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा दिया था, दोनों में से एक ही डालेंगे तो ये निलंबन तैयार करता है। समूह द एक कोलाइड विलयन तैयार करता है। द को क्या दिया गया था? द को दिया गया था दूध या स्याही। दूध या स्याही को जल में मिलाने पे कौन सा विलयन क्या प्राप्त होता है? हमें निलंबन प्राप्त होता है। और आटा या चौक का चूर्ण जो हमने तैयार किया था वो निलंबन था, और द को कोलाइड विलयन दूध या स्याही द्वारा जो तैयार किया गया है। यहाँ पे आप एक्टिविटी का फिगर दिया गया है छानक पत्र से अलग करने के लिए कि क्या आपको उसमें कुछ बचता है या नहीं। अब हम विलयनों, निलंबनों और कोलाइड विलयनों के बारे में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जो कि अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी, उसके लिए बना देंगे हम, आप देख लेंगे। आगे है विलयन क्या है। अब हम विलयन के बारे में पढ़ते हैं। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है? विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। नींबू पानी आप पीते हैं वो भी है विलयन। सोडा जल आदि विलयन का उदाहरण है। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन, जो कि मिश्र धातु के एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। गैसीय विलयन जो कि वायु है, आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। हम मिश्र धातुओं के बारे में कुछ दिया गया है, इसको देख लेते हैं। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। मिश्र धातुएं क्या होती हैं? धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल जो होता है लगभग उसमें 30% जो होता है उसमें कॉपर जिंक होता है और 70% क्या होता है? कॉपर होता है।
पीतल जो है जिंक और कॉपर का मिश्रण है। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलयन में बांटा जाता है। विलयन विलयन में दो भाग होते हैं, क्या क्या? विलायक और विलय में बांटा जा सकता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। जैसे अगर हम नींबू पानी का घोल लें, उसमें पानी क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। और नींबू क्या हो जाएगा? उसमें नींबू या नमक आप जो भी डालते हैं, चीनी डालते हैं, वो क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलेय कहते हैं। जैसे कि नींबू का रस हो गया, वो विलेय हो जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। तरल क्या है? जल, और ठोस क्या है? चीनी। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है। सेकेंड है आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन। आयोडीन और एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। इसमें आयोडीन विलेय और एल्कोहल विलायक है, क्योंकि अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाता है। थर्ड है वात युक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में होता है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल विलायक है। जो सोडा आप पीते हैं या जो आप कोक पीते हैं, उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि विलेय होती है, और जो जल होता है जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो क्या कहलाता है? विलायक। फोर्थ पॉइंट है वायु गैस में गैस का विलयन है। वायु जो है गैस में गैस का ही विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का क्या है? ये सामंगी मिश्रण है, और ऑक्सीजन का परसेंटेज इसमें क्या है? 21%, और नाइट्रोजन का क्या है? 78%। और भी गैसें पाई जाती हैं, वो इनके कंपैरिजन में कम होती हैं। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो 78% है, और वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। और भी गैसें होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 0.03% समथिंग करके होती है। विलयन के गुण। अब विलयन के गुणों के बारे में देखेंगे हम। विलयन एक सामांगी मिश्रण है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। विलयन के डेफिनेशन के रूप में भी हमने देखा कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण होता है। ये विलयन का डेफिनेशन हम के तौर पे लिख सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन बनता है कि विलयन क्या होता है। अब यहाँ पे उसके गुणों के बारे में देख रहे हैं। विलयन एक सामांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁹ मीटर होते हैं, से भी छोटे होते हैं। मतलब विलयन के कण बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए वे आंखों से नहीं देखे जा सकते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। अगर आप विलयन लेंगे तो उसमें अगर टॉर्च को जलाएंगे, उस पर टॉर्च से रोशनी देंगे, तो उसमें आपको प्रकाश का मार्ग नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसके कण बहुत ही छोटे होते हैं और उसको परावर्तित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। आप कभी नींबू पानी का घोल बनाइए, क्या नींबू और पानी को आप केवल छन्नी की मदद से अलग कर सकते हैं? नहीं, भौतिक क्रियाओं से तो नहीं अलग कर सकते, छान कर नहीं अलग कर सकते। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थायी है। क्या आप कभी देखिए, नींबू पानी अगर चीनी घोलते हैं, आप शरबत जो बना रहे हैं, थोड़ी देर बाद रख देते हैं, आप शरबत को पीते हैं, आपको मिठास महसूस नहीं होती? जब ऊपर से आप पीते हैं नीचे को आराम से उठा के, नहीं, मिठास फैली ही रहती है, और नींबू का स्वाद भी आता ही रहता है, अर्थात विलयन अस्थायी होता है। यहाँ पे एक विलयन का इंपॉर्टेंट क्वालिटी के तौर पे ये लिख सकते हैं कि विलयन अस्थायी होते हैं। विलयन की सांद्रता। क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह अ और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन है। जो हमने 1 चम्मच और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट की एक्टिविटी की, उसके बारे में ये कह रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। कभी आप देखो, किसी को ज़्यादा मीठी चाय पीनी होती तो हम 2 चम्मच शुगर ऐड कर देते, किसी को कम पीनी होती तो 1 चम्मच शुगर ऐड करते, तो उसी की बात है, अलग अलग सांद्रता रखते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे
तनु मतलब डाइल्यूट, सांद्र यानी कंसंट्रेट, या संतृप्त घोल कहा जा सकता है जब एकदम बराबर हो, ना ज़्यादा ना कम, तो उसको संतृप्त कहा जा सकता है, हालांकि आजकल कोई संतृप्त होता नहीं है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं, ये दोनों कंपेरेटिव वर्ड्स हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह अ द्वारा प्राप्त विलयन समूह ब की तुलना में तनु है। यहाँ एक एक्टिविटी 2.3 करके दी गई है, इसको देख लेते हैं एक्टिविटी को। 2.3, दो पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल लें। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। जब विलेय पदार्थ और अधिक न घुले तब 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं? आप जब एक्टिविटी करें तो ये देखना है कि क्या किसी एक सेम टेम्परेचर पर इन तीनों की मात्रा किसी विलयन में बराबर होती है। यहाँ कंक्लूजन है, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यहाँ ऊपर भी था संतृप्त क्या होता है, तो संतृप्त विलयन क्या होता है, जब दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि विलयन की घुलनशीलता क्या होती है तो क्या कह सकते हैं, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। वही सेम पॉइंट है, यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन ले और उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा। उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि ऊपर जो हमने एक्टिविटी पढ़ी थी कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न भिन्न होती है, सेम नहीं होती है। विलयन की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। यहाँ एक और डेफिनेशन बन सकता है कि सांद्रता क्या होती है, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं विलयन की सांद्रता कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट है द्रव्यमान पर विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत। यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा आपका विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बाय विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ये परसेंट में निकलेगा। सेकेंड है द्रव्यमान बाय विलयन के आयतन प्रतिशत, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100। थर्ड पॉइंट है, थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे और दिया गया है विलयन की सांद्रता कैलकुलेट करने के लिए, विलयन के आयतन बाय आयतन प्रतिशत, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। यहाँ इंटू नहीं है तो इंटू रहेगा यहाँ पे। आगे है, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसको देख लेते हैं। उदाहरण 2.1, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता परिकलन करें। विलयन की सांद्रता कैलकुलेट करनी है। आप ऊपर जो फॉर्मूला देख चुके हैं उसी के अनुसार कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ दिया गया है कि विलेय पदार्थ का नमक का द्रव्यमान जो दिया गया है ऊपर 40 ग्राम है, विलायक का द्रव्यमान 300। विलेय और विलायक हम कैसे पहचानते हैं, जो कम होता है उसको विलेय के तौर पे लेंगे और जिसकी मात्रा ज़्यादा है उसको विलायक के तौर पे ले लेते हैं। आगे है विलयन का द्रव्यमान निकालते हैं, विलयन पूरा। जब दोनों को मिलाएंगे तभी तो विलयन का पूरे द्रव्यमान को हम कैलकुलेट करेंगे, विलेय प्लस विलायक, तभी तो हमें विलयन का द्रव्यमान पता चलेगा, जो कि 40 + 320 = 360 हो जाएगा। आगे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत जो कि हमें कैलकुलेट करना था, फॉर्मूला था विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बाय विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। विलेय पदार्थ जो कि नमक था 40 बाय विलयन का हमने निकाला, अभी विलयन का द्रव्यमान हमने निकाला 360 ग्राम, उसको रखते हैं इंटू 100, आपका इक्वल आ जाएगा 11.1% समथिंग करके। इस तरीके से आप
विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे पढ़ना है निलंबन क्या है, देखते हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह स के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। चौक का चूड़ या आटा, जो आटा लिया था हमने, जो पानी में घोला था, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो समूह स के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव से परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन क्या होता, कैसा मिश्रण होता है? विषमांगी मिश्रण। और विलयन क्या होता है? विलयन एक सामांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबित कण क्या होते हैं? आंखों से दिखाई देते हैं। ये थोड़ी देर बाद अगर इनको रख दिया जाता है तो ये घुल भी जाते हैं, घुलते हैं और फिर नीचे बैठ जाते हैं और ये आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के गुणधर्म के बारे में देखना है। निलंबन का गुण क्या होता है? यह एक विषमांगी मिश्रण है, जो कि अभी ऊपर हमने देखा। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर होता है। ऊपर हमने पढ़ा कि विलयन में जब आप विलयन पर जब आप प्रकाश डालोगे तो उसमें प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देगा क्योंकि उसके कण बहुत छोटे होते, लेकिन इसके कण जो होते हैं आंखों से दिखाई भी देते हैं और इतने बड़े होते हैं कि वो प्रकाश को फैलाते हैं और प्रकाश का मार्ग उसमें दिखाई देता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। विलयन क्या होता है? विलयन अस्थायी होता है और निलंबन क्या होता है? निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं, विलयन और निलंबन में। उसको छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता था, लेकिन निलंबन को छानन विधि द्वारा इनके कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। उसके बाद जब निलंबन समाप्त हो जाएगा तो प्रकाश का मार्ग आपको नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं कोलाइडल विलयन क्या होता है। हमने विलयन पढ़ा, निलंबन पढ़ा, अब आगे हम देख रहे हैं कोलाइडल विलयन क्या होता है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह द के द्वारा प्राप्त मिश्रण को समूह सा को क्या दिया गया था? स्याही या दूध, उनमें से एक डालने के लिए कहा गया था। तो उससे जो प्राप्त हुआ था उसे हमने क्या कहा? कोलाइडल विलयन कहा। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण सामांगी प्रतीत होता है। यह कोलाइडल विलयन सामांगी मिश्रण प्रतीत होता है पर होता नहीं है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे दूध। मतलब ये आपको सामांगी मिश्रण जैसा दिखेगा क्योंकि इसके कण इतने छोटे होते हैं कि आपको सामांगी मिश्रण जैसा प्रतीत होगा, लेकिन ये वास्तव में विषमांगी मिश्रण होते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसको हम थोड़ा ऊपर पढ़ लेते तब पढ़ते क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये को एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको पढ़ेंगे। देख लेते हैं ऊपर। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते। निलंबन में क्या था? निलंबन के कण इतने बड़े थे कि हम उन्हें आंखों से देख सकते थे, लेकिन कोलाइडल के कणों को आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन ये कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। कोलाइडल कणों के द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। यहाँ पे दिखाया भी गया है आपको फिगर के माध्यम से कि यहाँ पे एक कॉपर सल्फेट का विलयन दिया गया है और यहाँ पे दूध या पानी का मिश्रण दिया गया है। इसमें कहा गया है कि ए में जो है कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता। क्यों? हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि विलयन के कण छोटे होते हैं और प्रकाश को फैलाते नहीं हैं, तो इसी वजह से इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। लेकिन दूध तथा पानी का मिश्रण जो कि कोलाइडल विलयन कहलाता है, इसके कण प्रकाश को फैलाते हैं और इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं।
यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जब आप किसी झरोखे से धूप अंदर आती है रूम में, तो आप देख सकते हो उस रोशनी में हमें छोटे छोटे कण भी दिखाई देते हैं और वो प्रकाश का मार्ग भी दिखता है हमें। तो यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा होता है। वो जो कण दिखाई देते हैं धूल और क्या होते हैं, कार्बन के कण, इसी वजह से प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई देता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको देख सकते हैं। कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण क्या होते हैं? अब जैसे कि द्रव और गैस का मिश्रण हो तो क्या कहलाएगा? एरोसोल कहलाएगा। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कोहरा, बादल, कुहासा। ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते रहते हैं। द्रव और गैस के मिलने से जो कोलाइडल विलयन प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, कैसे प्रकार का होगा? एरोसोल होगा। और उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कोहरा, बादल, कुहासा। और ठोस और गैस का जो कोलाइडल विलयन प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? एरोसोल कहलाएगा। और उसका एग्जाम्पल क्या होगा? धुआं, स्वचालित वाहन का निथार। गैस और द्रव का जो प्राप्त होगा कोलाइडल विलयन वो क्या कहलाएगा? फोम कहलाएगा। उसका एग्जाम्पल शेविंग क्रीम। द्रव और द्रव का जो कोलाइडल विलयन प्राप्त होगा उसे इमल्सन कहते हैं। दूध, फेस क्रीम इसके एग्जाम्पल है। ठोस और द्रव का जो कोलाइडल विलयन प्राप्त होगा वो सोल कहलाएगा। मैग्नीशिया मिल्क, MgO जिसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और कीचड़ इसके एग्जाम्पल हैं। गैस और ठोस का जो कोलाइडल विलयन प्राप्त होगा उसे फोम कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है फोम, रबड़, स्पंज, प्यूमिस। आगे देख सकते हैं, द्रव और ठोस का जो वो प्राप्त होगा कोलाइडल विलयन उसे जेल कहते हैं। एग्जाम्पल है जेली, पनीर, मक्खन। ठोस और ठोस का जो कोलाइडल विलयन प्राप्त होगा उसे ठोस सोल कहेंगे। एग्जाम्पल है रंगीन पत्थर, दुधिया कांच, ये इसके एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं कोलाइडल के गुणधर्म, इसके गुणों के बारे में देखते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है। विलयन क्या था? सामांगी मिश्रण था। निलंबन क्या था? विषमांगी मिश्रण। लेकिन जो कि सामांगी मिश्रण की तरफ, सॉरी, ये कोलाइडल विलयन आपको सामांगी मिश्रण की तरह प्रतीत होगा, लेकिन होगा क्या? विषमांगी मिश्रण। निलंबन और कोलाइडल दोनों ही विषमांगी होते हैं और विलयन जो होता है सामांगी होता है। सेकेंड पॉइंट है, कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उनके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। मतलब इनके कण आंखों से तो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन इतने होते हैं कि ये प्रकाश के मार्ग को फैला देते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं और प्रकाश के मार्ग दिखाई देता है। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये, सॉरी, यहाँ पे होना चाहिए बैठते नहीं हैं, यहाँ पे होना चाहिए बैठते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये अस्थाई होते कहा गया। अगर बैठ जाते तो फिर अस्थाई लिखा होता ना, अस्थाई है तो मतलब बैठते नहीं है। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, जबकि निलंबन को हम क्या कर रहे थे? छानन विधि द्वारा पृथक कर सकते थे, लेकिन कोलाइडल को पृथक नहीं कर सकते। किंतु एक विशेष विधि है अपकेंद्रीकरण तकनीकी द्वारा पृथक किए जा सकते। क्या आपने कभी घर में मक्खन बनाते हुए देखा है मम्मियों को? वो मथनी से जो करती हैं या मिक्सर का यूज़ करती हैं, तो वो अपकेंद्रीकरण के टेक्निक पर आधारित होता है, क्योंकि दूध जो है क्या है? कोलाइडल विलयन है। अभी हमने देखा ऊपर। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। अब ये क्या होता है? अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं विलयन में विलेय और विलायक। तो यहाँ पे कोलाइडल विलयन में विलेय और विलायक नहीं होता है, इसमें इसको क्या कहते हैं? विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइड रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था, डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। जो विलेय होता है उसी को क्या कहते हैं? जैसे जो विलेय मतलब जो इसकी मात्रा कम रहती है उसको क्या कहेंगे? परिक्षिप्त प्रावस्था। तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम की अवस्था, परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी
2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ऊपर हम पढ़ चुके हैं, जो अभी हमने टेबल ऊपर पढ़ा वही था, पहले ही हमने पढ़ लिया है। आगे देखते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया था। भौतिक गुण क्या था, जैसे उसका एक स्टेट से, जैसे कि बर्फ का द्रव में बदलना पानी में, और द्रव का वाष्प में बदलना, ये सब क्या था जो हम देख सकते थे, वो भौतिक परिवर्तन था। उसी को क्या कह रहे थे, भौतिक रूप परिवर्तित हो रहा था। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया था। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवनांक तथा क्वथनांक। मतलब द्रवनांक मतलब उसका जल में बदलना बर्फ का, और क्वथनांक मतलब उसका वाष्प में बदलना, जो हमने देखा था। ऐसे ही अलग अलग पदार्थ के अलग अलग होंगे इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है। मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तित किए होते हैं, और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन करता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं, इसके बारे में बोला गया है। आगे, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। मोमबत्ती में अभी ऊपर जो हमने देखा, मोमबत्ती का जो जलना हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केमिकल हो जाएगा, केमिकल प्रोसेस मतलब रासायनिक परिवर्तन। इसी को अलग हमें बताया था कि क्या अलग क्या अलग है। आगे है, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पदार्थ को किस में बांटा जा सकता है, उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में बांटा जा सकता है। पहले हम देखते हैं तत्व। रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। अगर क्वेश्चन बने कि तत्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो रॉबर्ट बायल ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट बायल ने कब किया था, 1661 में किया था। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लैवाजिए ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया था। अगर बोला जाए तत्व शब्द किसने प्रयोग किया था, तो रॉबर्ट बायल, लेकिन अगर उसका डेफिनेशन किसने दिया था तो उसके नाम पे वहां पर लैवाजिए का नाम आएगा। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ धातुओं के कुछ गुण दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। ये चमकीली होती हैं, ये चांदी जैसी सफेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। आप देख सकते हैं कॉपर, आप वायर देखे होंगे कभी कभी, उसमें कॉपर का यूज हुआ था। अंदर जो होता है वो किसका बना होता है, कॉपर का। तो ये क्या होते हैं, धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। आप कभी लोहे की छड़, मतलब ये कार्य करने की बात नहीं है, लोहे की छड़, लोग कहते हैं ना लोहे की चीजों को मत छू जहाँ करंट है, क्योंकि वो क्या होती है, सुचालक होती है। धातुओं को पहन के नहीं जाना चाहिए विद्युत संयंत्रों के पास, ऐसा कहा जा सकता है। ये तन्य होती हैं, जैसे कि आप देखते हो सोने के अलग अलग आभूषण बनते हैं, इनमें तन्य क्षमता होती है और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है, जैसे कॉपर का भी बताया।
सबसे ज़्यादा तन्यता आई थिंक सोने में ही होती है। ये अघात्यवर्ध होती है, इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती, सोनोरस होती है, मतलब ये आवाज़ उत्पन्न करती। अभी कोई बर्तन गिर जाए या कुछ आपका मेटल आपके हाथ से गिरे तो वो आवाज़ करता है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। पारा मतलब मरकरी, वही Hg होता है। ये रूम टेम्परेचर भी क्या होता है, तरल होता है। अधातुओं के बारे में देख लेते हैं। दिए गए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ या सभी को प्रदर्शित करती हैं धातुएं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। धातुएं सुचालक होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होती हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन जिसे कोल या कोक भी कहते हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें उपधातु कहा जाता है, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। यहाँ कुछ दिया गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है, ऑलमोस्ट 118 है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं, जबकि शेष मानव निर्मित हैं। अधिकतर तत्व ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव है। पारा जो कि Hg द्रव है ये भी, और ये धातु है। ब्रोमीन अधातु है, फिर भी ये द्रव है। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक, मतलब 273 से कुछ अधिक, 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। गैलियम को अगर आप अपनी हथेली पे रखते हैं तो वो द्रव अवस्था में आ जाती है, क्योंकि हथेली आपकी थोड़ी सी टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता है, मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है नॉर्मली। आगे देखते हैं यौगिक क्या होते हैं। एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। यौगिक जो है ऐसे ही नहीं बन जाएगा, तत्वों का उसमें नियत अनुपात होना चाहिए। नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं। यहाँ एक्टिविटी 2.4 दी गई, इसको देख लेते हैं जरा। कक्षा को 2 समूहों में विभक्त करें। दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूड़ और 3 ग्राम सल्फर 1 चीनी मिट्टी की प्याली में दें। ग्रुप फर्स्ट जो है उसको क्या करना है, लोहे के चूड़ और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। समूह सेकंड, ग्रुप सेकंड जो है लोहे के चूड़ और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। इनको गर्म करने के लिए नहीं कहा गया है, समूह सेकंड को गर्म करने के लिए कहा गया है। अब ज्वाला को हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा होने दें। समूह फर्स्ट एंड सेकंड, प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं। जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं। मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा छान लें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाइल्यूट H2SO4 या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl यहाँ पे बोला गया है। इन क्रियाकलाप के लिए अध्यापक का निर्देशन आवश्यक है, मतलब अकेले में ये एक्टिविटी नहीं करनी है क्योंकि घातक हो सकती हैं। आगे है, इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं। अवलोकन को नोट करें। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो उन सब का अलग से वीडियो बना देंगे हम, आप देख लीजिएगा उसको भी। समूह फर्स्ट द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। ये अक्सर क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन जो है रंगीन है या रंगहीन है, तो ये रंगहीन होता है। यह गंधहीन भी है, ये ज्वलनशील है। हाइड्रोजन जहाँ पे उपस्थित होगा अगर आप जलाएंगे तो ये जलेगा। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में ना करें, मतलब अकेले में तो और भी ना करें, किसी के निर्देशन में ही क्रियाकलाप करना चाहिए बच्चों को। समूह सेकंड द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन गैस है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड कैसी गैस होती है, ये रंगहीन होती है, लेकिन इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसे होती है। इसकी स्मेल जो होती है पंजेंट स्मेल होती है।
आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, समूह फर्स्ट की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि हमने जनरली उसको बस मिलाया था। यहाँ पे दिया गया था आपको कि बस उसको मिलाना है, गर्म नहीं करना है समूह फर्स्ट को। लेकिन सेकेंड की प्रक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि उसको गर्म किया गया, ताप दिया गया। समूह फर्स्ट द्वारा प्राप्त सामग्री दो पदार्थों का मिश्रण है, क्योंकि हम उसे भौतिक क्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं। दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर है। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है, मतलब दोनों तत्व अपना अपना गुण उस मिश्रण में दिखाएंगे। समूह सेकेंड द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। क्या है? यौगिक, जिसे हम रासायनिक परिवर्तन के द्वारा प्राप्त कर पा रहे हैं। यहाँ एक टेबल दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन आप कर सकते हो मिश्रण और यौगिक के बीच में। मिश्रण क्या होता है, यौगिक क्या होता है, दोनों के बीच डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। वो मिलते हैं पर उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता और नई चीज नहीं प्राप्त होती मिश्रण में। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, इसको परिवर्तित किया जा सकता है। यौगिक में है, नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अस्थायी होता है यौगिक। थर्ड पॉइंट है, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों की गुणधर्म को दर्शाता है, मतलब जो लोहा और सल्फर हमने लिया था, दोनों अपना अपना गुण दिखा रहे थे। यहाँ है, यौगिक में नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड जो प्राप्त हुआ था हमें, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। मिश्रण में हम पढ़ चुके हैं कि इनके घटकों को भौतिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। यौगिक के घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। आगे है, दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया, जिनका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। यहाँ एक ग्राफ दिया गया, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं पदार्थ क्या होते हैं, जैसे कि उसके भौतिक स्वरूप भी यहाँ दिए गए हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब इनको दो तरीके से डिवाइड किया गया है, शुद्ध पदार्थ में और मिश्रण में। मिश्रण में कोई नियत संगठन नहीं है। शुद्ध पदार्थ में को दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक में। तत्व क्या है, सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते, तत्वों को और विभक्त सरल पदार्थों में नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि। यौगिक क्या है, नियत संगठन है, रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। यहाँ मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, सामांगी, विषमांगी। समान संगठन, सामांगी में क्या होता है, संगठन उनका समान होता है। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर तथा जल में तथा एल्कोहल आदि। असमान, अब यहाँ विषमांगी मिश्रण का दिया गया है असमान संगठन। उदाहरण के लिए बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त तेल में आदि। अगर ब्लड में रक्त में तेल मिलाएं तब वो क्या हो जाएगा, असमान संगठन हो जाएगा। ये सब विषमांगी मिश्रण में आएंगे। अभी तक हमने चैप्टर को पढ़ा, अब हम लास्ट में देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या सीखा है। आइए देखते हैं। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, कोई निश्चित संगठन इनका नहीं होता। मिश्रणों को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण है। यहाँ पे आप विलयन की एकदम छोटी सी डेफिनेशन देख सकते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक तथा छोटे अवयव को विलेय कहते हैं। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान अथवा आयतन है। वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड
एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता, किंतु इतना बड़ा है कि प्रकाश को फैला सकता है और कोलॉइड उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलेय कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं और विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित रहते हैं उन्हें परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। किसमें? कोलॉइड विलयन में। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजन से निर्मित होता है। यौगिक की भी डेफिनेशन यहाँ से हम देख सकते हैं। यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्वों और यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं। यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, मतलब नई चीज आपको मिलती है वहां पे, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं। यहाँ पे हम देख चुके हैं कि हमने चैप्टर में क्या सीखा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।